टाइम्स नाउ नवभारत पर लगातार एक मुहिम के तहत हम इस देश के अंदर, सेक्युलर देश के अंदर वक्फ कानून को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि क्या एक सेक्युलर देश में एक धर्म विशेष को कुछ खास अधिकार मिलने चाहिए। और जब हमने इस पर चर्चा की और इसके बारे में और जानकारियां जुटाने की कोशिश की तो देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ऐसी खबरें आने लगीं जिसको लेकर जब बातें होने लगीं तो ये यकीन बढ़ने लगा कि देश में इस कानून को लेकर बहस और आगे जानी चाहिए और वक्फ के अंदर भी अगर कुछ गड़बड़ियां हैं जिससे मुसलमान भी प्रभावित हो रहा है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। तमिलनाडु में एक गांव जो हिंदू बहुल गांव है उसको वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे केसेस निकल आए जहां चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर पार्क है उसको वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया गया। अलग अलग जगह, दिल्ली, कहीं आप कहीं की बात कर लीजिए, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और इसीलिए आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमने खास मेहमानों का पैनल बनाया है। विष्णु जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तालियों से स्वागत कीजिए। इस मुहिम को आगे ले जा रहे हैं वो विष्णु शंकर जैन जी के अलावा विजय शंकर तिवारी वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ, निगत अब्बास पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, जबीरुल कादरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज इस्लामिक स्कॉलर जुड़ रहे हैं और बिलाल खान साहब एडवोकेट हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। विष्णु भाई, मुझे याद है कि हमने पाठशाला में इस कार्यक्रम में चर्चा की थी सबसे पहले और उसके बाद अब देश भर में अलग अलग चैनल्स, अलग अलग मंच पर इसकी चर्चा हो रही है और जैसे जैसे केसेस सामने आ रहे हैं, क्यों आपको लगता है कि ये एक्ट जो है वक्फ एक्ट, क्या ये ख़त्म होना चाहिए और अगर नहीं हुआ तो इसका भारत के लिए क्या परिणाम होगा? देखिए सुशांत जी, सबसे पहले आप सबको नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। और जो मैंने आपकी पाठशाला में ये मुद्दा उठाया था कि वक्फ एक्ट 1995 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इल्लीगल है, आर्टिकल 301 का उल्लंघन है, वायलेशन है, उसका कारण ये है, मैं सबसे ड्रैकोनियन सेक्शन आज आपके माध्यम से इस देश के सामने रखना चाहता हूँ। सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 जो ये कहता है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, चाहे वो ट्रस्ट की हो चाहे वो सोसाइटी की हो, और जिसकी संपत्ति घोषित की जाएगी उसको भी नहीं बताया जाएगा कि उसकी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो चुकी है। जहाँ पे वो संपत्ति दर्ज है उसके ऑफिस में बताया जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरी संपत्ति सोसाइटी में दर्ज है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, तो रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटीज़ को बताया जाएगा और वहाँ पे हमें पता है कितने कम्युनिकेशंस फेंके पड़े रहते हैं। तो मतलब जब मैं उस प्रॉपर्टी को बेचने नहीं जाऊँगा या उसमें कुछ फेरबदल करने नहीं जाऊँगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कैसा नहीं चलेगा। जब आप फाइनली कर रहे होंगे कुछ तो आपको 4 साल 5 साल बाद पता चलेगा कि वो संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो चुकी है। तो आज प्रॉब्लम यह है, मेरा इससे कोई विरोध नहीं है कि वक्फ हो या ना हो, मेरा उससे विरोध नहीं है। जहां पे वक्फ एक्ट हिंदुओं पे अप्लाई हो रहा है, मुझे लगता है मेरे मुस्लिम यहाँ पे पैनलिस्ट जो हैं मेरे भाई, वो इस पर अपनी राय रखें। वक्फ एक्ट 1995 हिंदुओं पे कैसे अप्लाई हो सकता है? आज कोई मुझे बताए, और ये बात मैं बहुत दृढ़ता से, बहुत ही मजबूती से पूछना चाहता हूँ, कोई भी हिंदू इंडोमेंट एक्ट चाहे किसी भी राज्य में बनाओ, क्या वो मुस्लिम्स पे अप्लाई होता है क्या? एक बात बताएं, मैं उसके बाद एक शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम यह है, पहले जो वक्फ एक्ट का आप स्वरूप देखेंगे, चाहे वक्फ एक्ट 1913, वक्फ एक्ट 1923, वक्फ एक्ट 1936, वक्फ एक्ट 1954, इसमें वक्फ एक्ट नॉन मुस्लिम और वक्फ एक्ट 2010 तक नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं करता था। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जजमेंट आया हुआ था कि वक्फ एक्ट नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं करता है। 2013 में कांग्रेस सरकार ने सेक्शन 6 में बड़ी बदमाशी करके पर्सन इंटरेस्टेड को पर्सन एग्रीव्ड कर दिया और ये जजमेंट आ गया कि नहीं, अब ये नॉन मुस्लिम्स पे भी अप्लाई करता है। तो आपका अपना इंटरनल डिस्प्यूट है। अगर शिया जो ओरिजिनल स्वरूप था, इसका इंटेंशन ये था कि शिया वक्फ है कि सुन्नी वक्फ है, अगर वो डिस्प्यूट है तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल में जाएगा जहाँ पे इस्लामिक लॉ के जानकार होंगे, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और वो अपने इंटरनल मैनेजमेंट के लिए था। जहाँ पे वक्फ एक्ट हमारी प्रॉपर्टीज को घोषित कर रहा है वक्फ प्रॉपर्टीज, और उनके पास एक अपर है, उसके बाद हम कोर्ट जाएं, मुझे इस प्रक्रिया से जिसमें ज्ञानवापी में भी ये हुआ, जिसको कहा जा रहा था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और इसको ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहिए। मुझे ये बताइए बिलाल भाई कि आप भी वकील हैं, आपके हिसाब से क्या ये सेक्युलर देश में कानून सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देता है, और जो उनकी चिंताएं हैं क्या आप उसको वाजिब मानते हैं? देखिए, वक्फ एक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा सुशांत जी, ये वक्फ एक्ट 1995 की जो बात कर रहे हैं भाई,
उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो अभी आपको मालूम है, वक्फ का जो मसला है वो हमारा अपना पर्सनल भी चीज़ है, इसमें हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। अब ये जानबूझ के इसमें ये हमारे जो आपके राइट्स हैं वो आपको कबूल हैं, हम इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है। वर्क की जो ज़मीनें हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो हमारे दादा परदादा हैं, वो वर्क करके चले गए। जैसे कोई मदरसा चल रहा है, वो बहुत टाइम से वहाँ इस्लामिक चीज़ें चल रही हैं, तो उसको घोषित हमने इस्लामिक तरीके से यूज़ में ले लिया, चाहे मस्जिदें वहाँ पर बन गई या मदरसे वहाँ पर खुल गए, सारी चीज़ें हो गई, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे आप इन्होंने कहा कि हिंदू एक्ट के अंदर कि हमारी कुछ चीज़ों पर वक्त को लेकर और ये मसला हो गया, ये उठ गया, तो वो चीज़ें पर्सनल चीज़ें हैं। अब मैं अपनी वक्त कर देता हूँ, मेरी संपत्ति है, मैं कह दूंगा भाई ये मेरी यहाँ पर इतनी संपत्ति है, मैं वक्त कर देता हूँ, तो वो मेरा पर्सनल मैटर हो गया, उसमें मैं कर सकता हूँ। नहीं, लेकिन बिलाल भाई, जैसे अभी तमिलनाडु की घटना सामने आई, पूरा हिंदू बहुल गांव है, वहां मंदिर है जो सैकड़ों साल पुराना है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गए। कैसे, ये कैसे संभव है? ये आरोप जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में अगर लग रहे हैं कि वक्फ जो है वहां एक मजार हो, एक मस्जिद हो, उसको अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर देता है, इसमें कहीं तो 10% ही है, लेकिन 10% है तो वो चिंता वाजिब है ना भाई। रेलवे के बाद और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज वक्फ के पास है। ये वक्फ की जो ज़मीनें हैं आज से नहीं है, ये अभी टॉपिक जो उठ रहा 2022 में उठ रहा, 1934 के एक्ट की बात बताई, फिर 1954 के अंदर, फिर 1995 की बात की, ये अब से नहीं चल रहा है। अभी जो आपने बात पूछी है उसका मैं ये जवाब देना चाहूँगा। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें बताई गई कि भाई ये वक्त की वहाँ अगर वहाँ ऐसा कुछ है तो उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट जाइए आप, कोर्ट से अगर आप, पर सर वो ट्रिब्यूनल जाना पड़ता है ना, वो कोर्ट नहीं जाना पड़ता। तो वो नहीं, ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उसमें भी सारी चीज़ें होंगी। हम अपनी वक्त की जो हमारा वक्त बोर्ड है वो उसमें लड़ेगा। अच्छा, एक मिनट, मैं विजय जी आपके पास आऊं, या मैं आ रहा हूं, एक मिनट विजय जी आपके पास आऊं, उससे पहले एक बात ये बताइए, ट्रिब्यूनल में जाने में क्या दिक्कत आती है? देखिए, ट्रिब्यूनल में जो सेक्शन 83 में कॉम्पोजिशन है ट्राइब्यूनल का, उसमें लिखा हुआ है कि एक इस्लामिक लॉ का जानकार उसमें बैठेगा। तो जो सिविल कोर्ट है, जो सेकुलर कोर्ट, सेकुलर संविधान के अंदर एक सिविल कोर्ट बनाई गई है, आज अगर हिंदू मुस्लिम के बीच का झगड़ा है, ज्ञान व्यापी हो, मथुरा हो, तो हम सिविल कोर्ट में जाएंगे ना, क्या हिंदू ट्राइब्यूनल चले जाएंगे जहां पे हिंदू लॉ का जानकार बैठा? आज मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं जो ईमान में विश्वास रखते हैं और इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं, आज अगर मैं हिंदू ट्राइब्यूनल बना दूं और कहूं मेरे आपके बीच का झगड़ा है, उसमें एक जज जो बैठेगा वो हिंदू लॉ का जानकार होगा, तो क्या इनको मान्य होगा? क्या आप भी कहेंगे कि एक न्यूट्रल कोर्ट होनी चाहिए, एक न्यूट्रल फोरम होना चाहिए? और मैं अपने भाई को यहाँ कहना चाहता हूँ, बिलाल भाई को, यहाँ पे मसला ये नहीं है कि आप वक्फ नहीं कर सकते, आप करिए, अपनी खुद की संपत्ति अल्लाह को डेडिकेट करिए, डोनेट करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। जहां पे आप मेरी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित कर रहे हो वहां पे विरोध है। जहां पे आप चंद्रशेखर आजाद पार्क को, जो एक पब्लिक पार्क है, उसको आप वक्फ घोषित कर रहे हो, वहां पे विरोध है। जहां पे आप सेक्शन 104 में कह रहे हो कि कोई नॉन मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है जो अल्लाह में विश्वास नहीं रखता है, जो कन्वर्जन को बढ़ावा देता है, वहां पे विरोध है। जहां पे आप सेक्शन 101 में वक्फ के जो मुतवल्लीज हैं, उनके वक्फ डीड में जिनका नाम है, उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दे रहे हो, जो किसी पुजारी, पुरोहित, शंकराचार्य, महंत के लिए नहीं है, वहां पे विरोध है। जहां पे वक्फ को आप पैरेलल गवर्नमेंट का दर्जा दे रहे हो, सेक्शन 89 में अगर केस फाइल करना तो उनको नोटिस देनी पड़ेगी, वहां पे विरोध है। जहां पे वक्फ के सर्वे के लिए पैसा राज्य सरकार वहन कर रही है सेक्शन 8 में, वहां पे विरोध है। क्या यह सेक्शन आर्टिकल 27 का वायलेशन नहीं है? और मुझे बताइए, आज आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, और ये बात बहुत संजीदगी से पूछना चाहता हूं, इस देश का कोई भी लीगल न्यूमनरी मुझे एक बात बताए, और जरा बताए कि ऐसा हिंदुस्तान में कोई एक्ट या कानून है क्या कि हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, पारसी की संपत्ति के लिए सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी? मैं उसके बाद एक शब्द नहीं बोलूंगा। सुशांत कादरी साहब, ऐसा कानून इस देश के अंदर है? देखिए, मेरे मोहतरम दानिशवर ने जो कहा, हमारी औकाफ या हमारी जो वक्फ की ज़मीनें हैं वो आज से नहीं, जब से इस्लाम आया वक्फ का कानून साथ में था। 1450 साल 1450 साल के लगभग हो चुका है। कोई भी किसी गैर मुस्लिम की, हिंदू की, सिख की, ईसाई की कोई भी संपत्ति को हम वक्फ नहीं कर सकते। हर वाकिफ़ का इख्तियार है कि वो अपनी ज़मीन को, एक पहले वो एप्लीकेशन लिखेगा, एप्लीकेशन लिखने के बाद वो वक्फ बोर्ड जाएगा और जाने के बाद कहेगा कि मेरी 10 बीघे या 2 बीघे या मेरा एक बीघे का मकान या आधा बीघे का या इतना जो मेरा ज़मीन है, मैं इसको अपनी रजामंदी के साथ, अपनी औलाद के सारे मशवरे के बाद मैं
इसको वक्फ करना चाहता हूं ताकि मेरी ज़िंदगी में या मेरी ज़िंदगी के बाद जो भी क्या नाम है गरीब हैं, गुरबा हैं, बेबाएँ हैं, जिनका नहीं है, उससे इसका ख़र्चा इसकी ज़मीन से या इसके किराए से या इस्तेमाल के बाद वक्फ बोर्ड के जो भी इस्तेमाल उसको हासिल है उसके बाद वो इसको करेगा। कोई भी किसी भी गैर मुस्लिम की ज़मीन को वक्फ बोर्ड अपनी तकसीम नहीं कर सकता। हाँ, उसमें एक देखना ये है कि अभी जैसे इन्होंने चंद्रशेखर उसका पार्क का एक नाम लिया, हो सकता है कि पुराने ज़माने में वो रहा, उसके सारे कागजात वक्फ के पास होंगे। हम किसी की ज़मीन के ऊपर ये दावा नहीं कर सकते ये हमारी है, लेकिन ये है कि वक्फ बोर्ड में जाने के बाद कादरी भाई मेरा एक प्रश्न तो लग सकता है। आप ये तो मानते हैं, इसके नाम है कादरी भाई, आप ये तो मानते हैं कि इस देश में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मानते हैं जी। हिंदुओं से बहुत ज्यादा खराब है, माइनॉरिटी भी है, ठीक है। जिस देश में मुसलमानों की इतनी आर्थिक हालत खराब है, उस देश में मुसलमानों के पास इतनी संपत्ति दान करने के लिए कैसे आई कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है? देखिए, मुसलमान का एक तरीका है, वो जिंदगी में जब जीता है तब भी उसके अंदर रहता, फिर दूसरी तरफ आप सवाल ना कर लें कि वहां ये हो रहा वहां ये। इसी हिंदुस्तान के कानून में हिंदुस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान का वक्फ बना, कहीं बाहर के आने के बाद संपत्ति कहां से आई वक्फ करने की? मैं ये पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं, एक मिनट इनके पास जवाब बताइए। यही के लोगों ने संपत्ति आप दान दे रहे हो और मुसलमान गरीबी में। देखिए सुशांत जी, मैं बताना चाहूंगा कि वो संपत्ति कैसे आई। जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, जितने लोग यहाँ मुसलमान थे वो सारी संपत्ति अपनी वक्फ करके गए। ये है वो वक्फ प्रॉपर्टी। तो आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं आजादी के पहले यहाँ मुसलमान इतनी अच्छी स्थिति में थे कि पूरे इंडिया में 33% तो सरकारी नौकरियों में थे, इतनी जमीन उनके पास थी कि वो नौकरियों में चले गए, और वो वक्फ की भी जमीन रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मुसलमान यहाँ एकदम गदगद थे। बिल्कुल, कितने मुसलमान थे? देखिए आज आप लगाइए, उनकी जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है, उनके कागजात हैं, वो वैसे नहीं है कि दिखाओ जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए ना, एक मेरा प्रश्न और है, एक मेरा प्रश्न है विजय शंकर जी, मेरा एक मिनट मेरा प्रश्न है विजय शंकर जी, एक मिनट विजय शंकर जी, मेरा एक प्रश्न है। इनका तर्क ये है कि जो यहां से पाकिस्तान गए उन्होंने यहां की जमीन वक्फ कर दी। बॉस, जिन्होंने इस देश को अपना देश नहीं माना वो इस देश की जमीन वक्फ करके चले गए। देखो सुशांत जी, उसको माने हम। देखो जब तुमने इस देश को नहीं माना, इस सरजमीन को नहीं माना, और तुम जमीन किसी के नाम करके चले गए, उसको हम मानेंगे? देखो सुशांत जी, दो घटनाएं मैं बताता हूँ। अभी आप तमिलनाडु की बात कर रहे थे, थिरुचंथारी गांव है, वहाँ पर 1500 साल पुराना एक मंदिर है और हिंदू बहुसंख्यक गांव है वो। एक किसान ने अपनी ज़मीन बेची, कलेक्ट्रेट गया, वहाँ जब रजिस्ट्री कराने लगा तो वहाँ मना कर दिया गया, बोले आप नहीं कर सकते क्योंकि ये वक्फ ज़मीन है, आप उनसे NOC लेकर के आइए। यानी वो गांव जहाँ पर 1500 साल पुराना मंदिर है, अभी कादरी साहब कह रहे थे कि 1450 साल तो एक मिनट कादरी साहब, 1450 साल पहले इस्लाम आया, और जिस गाँव में 1500 साल पुराना मंदिर है उस गाँव की ज़मीन भी वक्फ कर दी गई। अभी दिल्ली में जाइए, दिल्ली में जाने आप आज़ादपुर मंडी के पास में एक फ्लाईओवर बना हुआ है, वो 30 साल से पहले बना हुआ है, और घोषणा ये की जा रही है। देखिए सुनिए, उनका रिएक्शन हो जाए, फिर मैं आपको मौका देता हूं। एक इनिशियल जब ये विमर्श आया तो चर्चा हुई, ये जो मजार है इसके ऊपर ये 1950 से बनी हुई है, यानी वो जो फ्लाईओवर है वो 30 साल से कम साल का है, और वो मजार 50 साल से ऊपर यानी 70 साल की हो गई वो। दूसरी बात, संकट क्या है कि अगर कोई भी ज़मीन वक्फ में गई, वो अल्लाह को समर्पित, कोई भी दुनिया का आदमी उस पर दावा नहीं कर सकता है। और जो 40,000 मंदिरों की जगह कब्जाई गई और कहीं ना कहीं उनमें वक्फ में गई हैं, क्योंकि एक 1991 में एक एक्ट आ गया, इसलिए आप उस पर दावा नहीं, यानी मंदिर की ज़मीन पर, हमारी ज़मीन पर हम इसलिए दावा नहीं कर सकते कि 1991 का एक एक्ट आ गया, और वक्फी ज़मीन पर इसलिए दावा नहीं कर सकते क्योंकि वो अल्लाह को समर्पित हो गई। मैं कहता हूं कि ये जो विमर्श है ये कहाँ जाएगा, कहाँ खड़ा होगा? मैं तो बताता हूं। ठीक है, एक मिनट निगत अब्बास, आपके हिसाब से क्या इस कानून में आपको कोई दिक्कत दिखती है? वक्फ कानून में दिक्कत दिखती है, वक्फ बोर्ड में दिक्कत दिखती है, हिंदू मुसलमान का मसला है, देश का मसला है, कहाँ खड़ा है मसला? बहुत ही अच्छा लगता है, कानों को सुनने में बड़ा मजा आता है जब हमारे को पैनलिस्ट ये कहते कि देश संविधान से चलेगा। अगर संविधान से चलाना है तो वक्फ तो कभी इसका पार्ट था ही नहीं और ना ही कभी हो सकता। क्या हम इस तरफ जा रहे हैं कि अभी जो ये वक्फ की जो यहाँ पे बातें कर रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि हम मॉडर्न बाबर की बात कर रहे हैं, उसने तो वहां पर मस्जिद बनाई थी, मंदिर तोड़कर हम वक्फ बोलकर बना देंगे?
यहाँ पर यही हो रहा है ना। आप एक तरीके से एक लीगल तरीका अभी जवाब अपना लो। एक दीजिएगा, मिनट, जवाब मैं किसी दीजिएगा। के बीच में नहीं बोली। यहाँ पर आप अच्छी से बड़ी डिसेंट सी पाथ ले रहे हो कि मैं लीगल तरीके से बात करूंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा, पर अंत में करूंगा वही जो बाबर ने करा था कि मंदिर तोड़ूंगा और मस्जिद बनाऊंगा और नाम दे दूंगा कि पाकिस्तानी यहाँ छोड़कर गए थे। अगर पाकिस्तानी छोड़कर गए थे तो अपने दिल में इतना बूता रखो कि दौर उनके मुंह पे फेंक के मारो। नहीं चाहिए हमें भीख। उनकी भीख से या उनकी संपत्ति से हमें हमारे देश में कुछ बनाना ही नहीं। और अगर बनाना है तो बनाओ ना स्कूल, बनाओ ना कॉलेज, बनाओ ना अस्पताल, बनाओ ना वो चीज जहां से आपके बच्चे हिंदुओं से आगे निकल सके। आप यही चाहते हो ना? ठीक है, इसका जवाब दीजिए। 1 मिनट, फिर आ रहा हूं आपके पास। हाँ सुशांत जी, अभी हमारे नहीं, पहले तो इसका जवाब दीजिए कि आपने कहा पाकिस्तान जो लोग चले गए उनकी जमीन छोड़कर चले गए, वो उनको पाकिस्तान में जमीन मिल गए और यहाँ वाली वक्फ करके चले गए, क्यों? देखिए ये जो बंटवारा हुआ था ना, ये भी बंटवारा जो हुआ था उसी के दौरान ये सारी बातें बाकायदा दर्ज है, ये सब चीजें। दूसरी निकट हमारी बहन बता रही है 75 साल, सुनिए एक बार सुशांत जी मेरी बात सुनिए। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। आप ये बताइए, जितने हमारे 3 पैनलिस्ट बैठे हैं, कि किस मुसलमान भाई ने कौन सी एक हिंदू भाई की जमीन कब्जा कर मस्जिद बनाई हो? कोई नहीं मिलेगा आपको ऐसा कोई सबूत। अगर हमारी मस्जिद है, अगर हमारी मस्जिद, बताइए आप दीजिए ना सबूत। और सुनिए मैं बताता हूँ, एक मिनट सुनिए सुशांत जी। अभी जैन साहब भी बोल रहे थे। जैन साहब, आपके बहुत सारे मंदिर तोड़कर, बुद्धिस्टों के मंदिर तोड़कर इन्होंने, सिन्हा साहब ने वहां पर अपने मंदिर बनाए हैं। ये इतिहास है इस देश का, मुसलमानों ने नहीं किया। आप उसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, मगर आप लड़ रहे किस पर? ज्ञानवापी पे लड़ाई लड़ रहे, आप मथुरा पे लड़ रहे। आप इस देश में जो है ना, जो थोड़ी लेके आए हैं, जो बीच में खाई डालने का काम कर रहे हैं ना हिंदू मुसलमान का, ये अच्छा नहीं कर रहे। देखिए